नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। इससे पहले एक सिलेबस की वीडियो मैंने डाली थी, कंप्यूटर का सिलेबस मैंने डिस्कस किया था। चाहे आप किसी भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें अगर आपके कंप्यूटर का सिलेबस है और कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं, चाहे 10 आए, 15 आए, चाहे 50 आए, वो अपनी इस प्लेलिस्ट से जो मैं प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ इसी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। जो बच्चे मेरे से ऑलरेडी पढ़ते हैं उनको पता होगा कि मैं किस प्रकार से टीच करता हूँ। एक बार मैं दिखाता हूँ, फिर स्टार्टिंग की 2-4 मिनट डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हमें पढ़ना है, फिर क्लास को स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद कभी भी हम आपका टाइम, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है, ना तो मैं अपना टाइम खराब करूँगा, ना ही आपका कराऊँगा, बस कंटेंट से ही हम रूबरू करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग की पहली क्लास में मैं बता दूँ कि किस प्रकार से पढ़ना है। एक तो किसी भी बच्चे को कुछ भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो आपका एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। जिन बच्चों को पहले से कंप्यूटर आता है उनको बहुत अच्छे से आता हुआ मिलेगा और जिनको नहीं आता है वो लिखने में टाइम खराब कर देता है ना? ये अभी तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, सिलेबस में मैंने डिस्कस किया था। लेकिन जब आप आगे जाओगे एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, वहाँ जाके आपको समझने वाली चीज़ें हैं, है ना? वहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है, वहाँ पर चीज़ों को रिलेट करके याद करना ज़रूरी है। तो किसी भी बच्चे को कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी जो क्लास की पीएनजी फाइल है, पीडीएफ फाइल है, वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है? कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब भी क्लास लेता हूँ, तो मैं एक-एक चीज़ पर फोकस उस पे करते हैं जिनको नहीं आता है। जिनको आता है, वो पहले से ही निपुण हैं, जिनको नहीं आता है, उनको मैं क्लास में ही याद कराऊँगा। और ये मेरी बस मजबूरी समझ लीजिए या मेरी हैबिट समझ लीजिए, मैं आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं खुद स्टूडेंट होता तो मेरे को किस चीज़ की प्रॉब्लम को फेस करना होता है। तो उस चीज़ को मैं टैकल करके उसको निपुण करके आपको अच्छे से फिर आगे लेके चलूँगा। और जब भी हम अगली क्लास स्टार्ट करेंगे, जैसे मान के चलो फर्स्ट चैप्टर की 2 क्लास है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर वाले की, तो 2 क्लासों का जब मैं दूसरी क्लास स्टार्ट करूँगा ना, तो पहले क्लास का सारा रिवाइज़ कराऊँगा। जो बच्चे पहले से मेरे से पढ़ रहे हैं उनको पता भी होगा कि हम अगली क्लास में जाने से पहले पिछली क्लास का रिवाइज़ करते हैं। मान लेते हैं जैसे कोई चैप्टर आ गया, हम एक्सेल कर रहे हैं, तो एक्सेल की मान लेते हैं कि 5 क्लास है, 5वीं क्लास में है, तो मैं पीछे की 4 क्लासों का रिवाइज़ कराऊँगा। हर क्लास की स्टार्टिंग में 10 से 12 मिनट हम पिछले टॉपिक, पिछली क्लास का रिवीजन करते हुए चलेंगे। और आपको भी अपने जीवन में ये हैबिट को लेके आना पड़ेगा कि जब भी अगली क्लास करो, मैं तो कराऊँगा ही कराऊँगा, लेकिन क्लास के जस्ट पूरी हो जाने के बाद आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कराऊँगा, उस पीडीएफ को आप बिल्कुल गोन थ्रू 5 से 7 मिनट लगेंगे, उसको आगे करके फिर ही अगली क्लास में जाना। जब अगली क्लास में जाओगे, तो मैं यहाँ रिवीजन कराऊँगा और क्लास के खत्म होने के बाद आपको करना। इस क्लास की पीएनजी फाइल, फिर इसी क्लास के वन लाइनर क्वेश्चन, जैसे अभी तो मैं नहीं दिखा सकता, अभी तो मैं आपको एमसीक्यू दिखाऊँगा, क्लास के एमसीक्यू दिखाऊँगा। लेकिन इसके वन लाइनर क्वेश्चन, जैसे ही क्लास पूरी हो जाएगी तो मैं इसके वन लाइनर क्वेश्चन, मतलब किसी स्टूडेंट से या फिर मेरे को लिखने पड़े तो मैं लिखूँगा, वन लाइनर क्वेश्चन निकाल के आपके सामने पेश कर दूँ। ठीक है? क्लास की पीएनजी भी मिलेगी, वन लाइनर क्वेश्चन भी मिलेंगे। फिर जो आज क्लास में करवाया जाएगा, बाकायदा वो पहले से मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि मेरे को पता है ना मेरे को क्या पढ़ाना है, तो वो क्वेश्चन आपके ऑलरेडी तैयार कर लिए गए हैं। जो क्लास में आज टॉपिक करवाया जाएगा उससे संबंधित क्वेश्चनों को दिखा देता हूं मैं। 30 क्वेश्चन आज की इस क्लास में, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है, बेसिक क्लास है ना? आप जो भी आज क्लास में पढ़ोगे उससे संबंधित 30 क्वेश्चन में, मान लो कोई छोटा टॉपिक है तो भाई हो सकता है 15 से 20 क्वेश्चन हो, है ना? चीजों को आगे पीछे तोड़ मरोड़ के पेश करके, है ना? और हो सकता है कि भी बड़ा टॉपिक हो तो उसके 25 से 30 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। हर क्लास की, जो क्लास में कंटेंट डिलीवर किया जाएगा उससे संबंधित प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे। क्योंकि मकसद यहाँ सीखना, थ्योरी सीखना नहीं है, मकसद ये है कि पेपर में क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा। पेपर में अगर क्वेश्चन हो जाएगा तो फिर इसका मतलब हमारा पढ़ना भी सिद्ध हो जाएगा। तो जो क्लास में यहाँ करवाया जाएगा उससे संबंधित फिर प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन मैं दूंगा। क्लास पूरी की, क्लास के बाद जस्ट बाद मतलब आपको क्या करना है, उसकी पीडीएफ को रीड करना है। उसके घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे के बाद आपको वन लाइनर मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर उनके वन लाइनर आपको करने हैं। वन लाइनर करने के बाद फिर आपको ये क्वेश्चन लगाने हैं, यानी कि 3 जगह हमें मेहनत करनी है। तो बताइए क्वेश्चन पेपर में कैसे गलत होगा? पहला हम थ्योरी सीखेंगे यूट्यूब पर, इसी बिल्कुल फ्री रहेगी। फिर इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी जो ये यूट्यूब चैनल है ना वीर कॉन्सेप्ट, इसी के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। वीर कॉन्सेप्ट से ही अपनी ऐप है, ऐप पे जाएंगे, बहुत ही नॉमिनल चार्ज है, कंप्लीट बैच फ्री ऑफ कॉस्ट है थ्योरी का। लेकिन पीडीएफ जो ये इनको इनके पीछे जो मेहनत कर रहा है इसके लिए बहुत ही नॉमिनल चार्ज रखा है। ये वहां जाके
इनरोल कीजिए उसमें कंप्लीट सिलेबस के लिए। बहुत ही नॉमिनल चार्ज है, मैंने पहले ही बता दिया। तो फिर वहां से आपको पीडीएफ क्लास की, वन लाइनर और फिर ये एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करनी है। ये क्लास के जस्ट बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आना एक अलग बात है ना। क्लास में थ्योरी समझना एक अलग बात है, लेकिन क्लास में थ्योरी के बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट होना एक अलग बात है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा। जब भी अगली क्लास करेंगे पिछला रिवीजन करेंगे। समझ गए मेरी बात को? एक चीज और बता दूं, ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसमें लैंग्वेज का ही सारा खेल होता है। क्योंकि स्टार्टिंग के एक दो टॉपिक तो बहुत इजी है और सबको आते भी है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर किसको नहीं पता? सबको पता है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कौन इसके जनक है, कौन सी भाषा से लिया गया है, कब कंप्यूटर साक्षरता दिवस बनाते हैं, फादर साहब कौन है, मदर साहब कौन है, कंप्यूटर का यूज कहाँ करते हैं, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। ये तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सबको आता हुआ मिलेगा। लेकिन जो आगे चलकर अच्छे टॉपिक आएंगे, उन टॉपिकों में लैंग्वेज को तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश किया जाएगा। तो वहां आपको सिर्फ और सिर्फ समझने पे ही फोकस करना है। मेरे शब्दों के ऊपर ही सारा का सारा आपका पूरी क्लास का निचोड़ होगा। हो सकता है कि पीडीएफ फाइल में कोई एक का दुक्का पॉइंट, वैसे मेरी तरफ से बेस्ट तैयार करवाई गई है, हो सकता है कोई एक का दुक्का पॉइंट रह गया हो, तो वो आपको मेरे शब्दों पर अच्छे से कंसंट्रेट करके सुनते रहना है, और सुनने से ही आपका बिल्कुल बेड़ा पार हो जाएगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। एक बार में समझ में ना आए तो क्लास को दो बार में देख लीजिए, दो बार में ना आए तो भाई तीन बार देख लीजिए। टाइम ही टाइम है। कोई कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, हाँ, जिनका एग्जाम ही 15 दिन के बाद है वो 1.5 या 2 की स्पीड में भी देख सकता है। यूट्यूब पे ऑप्शन है, ठीक है, आप मेरे को तेज भी सुन सकते हो, लेकिन आपको समझ में आना है। सही है भाई। बस ये आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं, आगे से हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो बच्चा कंप्लीट सिलेबस इस कंप्यूटर का करना चाहता है, उनके लिए मैं फिर से बता दूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब पे आपको सारी क्लासें मिलेगी। कोई भी आपका नॉन स्टूडेंट है, कोई भी ग्रुप ऐसा है जिसमें कंप्यूटर के से संबंधित बच्चे सर्च कर रहे हैं कि भाई हमें कंटेंट ऐसा मिल जाए और हमें याद हो जाए क्लास में, तो उन बच्चों के साथ आप शेयर कर सकते हो। ये आपसे प्रॉमिस है, उन सभी बच्चों से प्रॉमिस रहेगा कि मैं आपको क्लास के अंदर ही याद कराऊंगा और क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे। वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप ट्राई करना, आपके अटेम्प्ट भी हो जाए। क्लियर है भाई? तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माँ। और कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर की कुछ बेसिक बातें जानते हैं। आपको पता है कि आज ये कंप्यूटर जो आप देख रहे हो, इस कंप्यूटर की बहुत सारी एप्लीकेशन को देख रहे हो। जैसे आज आप अपने मोबाइल फोन में मेरी ये वीडियो देख पा रहे हो, है ना। आज आप किसी को भी, नॉर्मल सी बात है, कोई भी मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन करनी होती है तो आप कैलकुलेटर निकाल लेते हो। ठीक है, अगर मान के चलो कोई वीडियो देखनी है, ऑडियो सुननी है, किसी भी प्रकार का दैनिक जीवन में कोई भी आप कार्य करते हो, तो उसमें कहीं ना कहीं कंप्यूटर का रोल होता है। तो आज ये इतनी सारी जो कंप्यूटर की एप्लीकेशन है, ये आज के टाइम में पॉसिबल है। लेकिन जब कभी भी हम कंप्यूटर के पीछे का इतिहास उठा के देखते हैं, तो हम इस कंप्यूटर को इस प्रकार से यूज नहीं करते थे। स्टार्टिंग में कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर ये इतना ड्रास्टिक रोल प्ले करने वाला है इंसान के जीवन में। लेकिन स्टार्टिंग में कोई बेसिक सी कैलकुलेशन के तौर पर इस कंप्यूटर का हमने प्रयोग, कहते हैं कि भाई चांद का बढ़ना घटना, है ना, दिन का कितना पहर आ गया, कितना पहर रह गया, इस प्रकार की बेसिक कैलकुलेशन से हमने स्टार्ट किया। लेकिन उस टाइम इसको कंप्यूटर नहीं कहते थे, गणना करने वाली एक छोटी सी डिवाइस के तौर पर हम इसे प्रयोग करते थे। तो वही जानना है हमें इस टॉपिक में, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कि किस प्रकार से ये किस नाम से आया, कौन सी भाषा से उठ के आया है, इसके बनाने वाले फादर कौन है, फादर ने क्या ऐसा काम किया कि जिस वजह से इसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाने गया लग गया। ऐसे कुछ बेसिक चीजें हमें इस टॉपिक में कवर करनी है। तो है कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। पहला है कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है। ये जो फुल फॉर्म है, ये कोई वैसे तो कोई बुकिश फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन फिर भी ये एग्जाम में पूछ ली गई है। बुकिश का मतलब क्या है कि भाई ये कोई ऑथेंटिक कोई फुल फॉर्म नहीं है कि भाई हाँ मोहर लगा दो कि यही कंप्यूटर की फुल फॉर्म है। लेकिन कुछ इसको यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इसके लास्ट के जो 3 अल्फाबेट है, कौन कौन से कंप्यूटर में देखते हैं, COM PUTER। ये जो लास्ट के 3 अल्फाबेट है ना, कौन कौन से, TE और R, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि कंप्यूटर के फुल फॉर्म में लास्ट का जो अल्फाबेट है T फॉर मतलब क्या है, T स्टैंड फॉर, E स्टैंड फॉर और R स्टैंड फॉर, ये हमें बताना है। तो हालांकि पूरी फुल फॉर्म लिख रखी है, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, तो क्या कहेंगे, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन। कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली बोल लीजिए या पर्पजली बोल लीजिए। कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली या पर्पजली, यूज्ड फॉर, कहाँ यूज करते हैं, ये 3 शब्द ध्यान रखने हैं। हम यूज करते हैं T फॉर टेक्निकल, टेक्निकल कार्यों में, तकनीकी कार्यों में, E फॉर एजुकेशनल, शिक्षा के क्षेत्र में, R फॉर रिसर्च, यानी कि नई नई खोजों के क्षेत्र में हम इसका यूज करते हैं।
तो फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर में लास्ट के जो 3 अल्फाबेट है उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉमनली पूरा फुल फॉर्म देखेंगे, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, मेरे साथ-साथ रिवाइज करते रहना। कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पार्टिकुलरली या पर्पसली, यूज्ड फॉर, कहाँ यूज़ करेंगे? तो ये लास्ट के 3 अल्फाबेट आपको याद करना है। टी फॉर टेक्निकल, टेक्निकल क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में टेक्निकली यूज़ करेंगे। ई फॉर एजुकेशनल यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में यूज़ करेंगे एंड आर फॉर रिसर्च यानी कि नई-नई खोज के, रिसर्च करने के, खोज करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। टेक्निकली, एजुकेशनली और रिसर्च, टेक्निकल, एजुकेशन, रिसर्च। तो फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्पसली या पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर, कहाँ यूज़ करते हैं? टेक्निकली, टेक्निकल बोल सकते हैं, एजुकेशनली और रिसर्च। टी फॉर टेक्निकल, ई फॉर एजुकेशनल, आर फॉर रिसर्च। क्लियर है? बहुत बढ़िया। फिर कहता है कि कंप्यूटर जो शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो 2 लैंग्वेज, एक तो है जी लैटिन, लैटिन यानी कि ग्रीक भाषा, और दूसरी कौन-सी है जी? अंग्रेजी। हमसे पूछ रहा है कि कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति, ये जो कंप्यूटर आज शब्द देख रहे हो, ये कंप्यूटर शब्द तो किसी न किसी ने दिया ही होगा ना? किस साइंटिस्ट ने दिया इसका कोई मैटर नहीं है, लेकिन किस भाषा से उठ के आया है? इसका कंप्यूटरी नाम क्यों रखा गया? ये भी एक कारण है। तो ये हम जानते हैं कि ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, जिस प्रकार से कंप्यूटर के लास्ट के जो 3 अल्फाबेट थे टी, ई और आर, टेक्निकल, एजुकेशन और रिसर्च, जो वो पूछे गए ठीक उसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी आए हैं। क्या? कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो 2 लैंग्वेज ध्यान रखनी है। एक तो है लैटिन भाषा और दूसरी है जी अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश। लैटिन मतलब ग्रीक, ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है और आगे चलकर उसको कंप्यूटर कहा जाने लग गया। जैसे अपना भारत देश का नाम, कहते हैं कि भई भरत, भरत जो राजा थे उसके नाम पर पड़ा है, या फिर कहेंगे सिंधु नदी के उस पार के जो लोग रहते थे उसको सै को है बोलते थे, हिंद, हिंदू ऐसे आया ना, भारत का नाम पड़ा, है ना? इस प्रकार से ठीक उसी प्रकार से अपने कंप्यूटर का शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो 2 भाषा से, कौन से? लैटिन और अंग्रेजी। तो लैटिन भाषा का कौन सा शब्द? तो लैटिन भाषा का है कंप्यूटरे, कंप्यूटर नहीं, पूरा का पूरा स्पेलिंग देखिए COMPUT, यहां तक ठीक है। फिर वहां क्या था कंप्यूटर में? ई आर था, लेकिन यहाँ ए आर ई है, कंप्यूटरे। लैटिन भाषा के कंप्यूटरे और इंग्लिश भाषा के कौन से शब्द? कंप्यूट से। इंग्लिश भाषा के कौन से शब्द? कंप्यूट से। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा से और अंग्रेजी की भाषा से। लैटिन के कौन से शब्द? तो हम कहेंगे लैटिन भाषा के कौन से शब्द? कंप्यूटरे, और अंग्रेजी भाषा के कौन से शब्द? कंप्यूट से। कौन से? कंप्यूट से। और इन दोनों का ही मतलब क्या होता है? चाहे हम कंप्यूटर की बात करें चाहे कंप्यूट की बात करें, इन दोनों का ही मतलब होता है जी गणना करना। क्या मतलब होता है इन दोनों का? गणना करना। तो कंप्यूटर का, कंप्यूटरे का मतलब भी बोल लो, लैटिन भाषा के कौन से शब्द? कंप्यूटरे। वही कंप्यूटर आगे चलकर क्या बन गया? वही कंप्यूटर आगे चलकर आज के टाइम में हम कंप्यूटर बोलते हैं। अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट ही शब्द को आज हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर बोलते हैं। कंप्यूटरे, कंप्यूट आगे चलकर क्या कहलाए? कंप्यूटर कहलाए। और इसका मतलब क्या होता है? चाहे कंप्यूटर की बात करूं लैटिन भाषा के, और चाहे अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट की बात करूं, इसका मतलब होता है गणना करना। क्या मतलब होता है जी? गणना करना। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? बताइए, फुल फॉर्म बताइए पहले कंप्यूटर की फुल फॉर्म। कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्पसली यूज्ड फॉर, कहाँ यूज करते हैं? टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, ई फॉर एजुकेशनल एंड आर फॉर रिसर्च, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी क्षेत्र में, एजुकेशन मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, रिसर्च मतलब खोज के क्षेत्र में, ठीक है, नई नई खोज के क्षेत्र में। फिर हमने देखा कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, तो कहेंगे हम लैटिन भाषा से और अंग्रेजी, लैटिन के कंप्यूटरे और अंग्रेजी से कौन से? कंप्यूट। चाहे कंप्यूटर की बात करूं चाहे अपने कंप्यूट की बात करूं, इन दोनों का ही मतलब, इन दोनों का ही मतलब क्या होता है सर? इन दोनों का ही मतलब होता है गणना करना। इन दोनों का मतलब क्या होता है? गणना करना। फिर बात आती है कि ये गणना करना शब्द आज कंप्यूटर को, कंप्यूटर मतलब गणना करने वाला एक यंत्र है, ऑटोमेटिक, एक फुली, फुली तो नहीं कह सकेंगे लेकिन ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मतलब स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ऑटोमेटिक जो खुद से चलती हो। इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसके पीछे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का रोल हो। भी चलता है कंप्यूटर किससे चलता है? विद्युत से ही तो चलता है ना। विद्युत में कौन सी? एसी डीसी, जो आप आगे चलकर पढ़ोगे भी ये डीसी पे चलता है। तो हमने कहा कि भी ये एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका काम क्या करना है? गणना करना। बाकी जो वाइड क्षेत्र है वो उसकी एप्लीकेशन है। भाई हर जगह आप आज कंप्यूटर को देख पाते हो लेकिन वो उसकी एप्लीकेशन है। तो हम इस कंप्यूटर का प्रयोग कैसे करते हैं? गणना करने के तौर पर करते हैं। तो हमसे पूछा जाता है कि कंप्यूटर शब्द जो है, कंप्यूटर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ मतलब कि इसका मतलब क्या है? कंप्यूटर तो हमने देख लिया कि लैटिन भाषा के कंप्यूटर से आया है, अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट से आया है।
लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? यही है इसका शाब्दिक अर्थ कि गणना करने वाला यंत्र, गणना करने वाला यंत्र। तो आपसे पूछा जाता है कि जो कंप्यूटर शब्द है, इस कंप्यूटर शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो हम कहेंगे क्या? गणना करने वाला यंत्र। ये जो गणना करने वाला यंत्र है, इसी से फिर इसके हिंदी में 3 नाम बने और हिंदी में पूछा जाता है कि कंप्यूटर के हिंदी में नाम कौन-कौन से हैं? तो हम कहेंगे कंप्यूटर के हिंदी में 3 नाम है। पहला नाम कौन-सा रहेगा? पहला नाम रहेगा सर गणना करने के तौर पर है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये सहगणक है, गणना करने का यंत्र। फिर इसी का नाम है जी अभिकलक और इसी का नाम है जी अभिकलितर और इन गणना करना मतलब सहगणक, अभिकलक मतलब गणना करने वाला और अभिकलितर मतलब ये मतलब संस्कृत भाषा से उठे गए शब्द है जिनका मतलब ही क्या होता है? गणना करना। यानी कि ओवरऑल देखा जाए, चाहे लैटिन भाषा का कंप्यूट रिवीजन कर रहे हैं, लैटिन भाषा का कंप्यूट, चाहे इंग्लिश भाषा का लैटिन भाषा का कंप्यूट है, इंग्लिश भाषा का कंप्यूट, इनका मतलब होता है गणना करना। शाब्दिक अर्थ भी गणना करने वाला यंत्र और हिंदी में नाम भी सहगणक। ये तो सारे लिंक ही हो गए सर। ठीक है, फिर 2 और शब्द थे अभिकलक और अभिकलितर, अभिकलक और अभिकलितर, ये संस्कृत भाषा के शब्द और इनका मतलब क्या होता है? गणना करना। इनका मतलब भी क्या होता है इन दोनों का? तो इन दोनों का मतलब भी होता है क्या करने वाला? गणना करने वाला। क्या करने वाला भाई? गणना करने वाला। क्योंकि इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? गणना करने के लिए प्रयोग करते हैं। क्लियर है? कंप्यूटर की फुल फॉर्म कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन रिसर्च। कंप्यूटर शब्द को कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा के कंप्यूटर है, इंग्लिश भाषा के कंप्यूट से। दोनों का मतलब होता है गणना करने वाला। कंप्यूटर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? गणना करने वाला यंत्र। कंप्यूटर शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं? सहगणक, अभिकलक और अभिकलितर। अभिकलक और अभिकलितर, उनका मतलब क्या होता है? गणना करना। क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाते हैं। फिर बात करते हैं कि ये जो कंप्यूटर हम इतना जोर देके क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अपना मकसद क्या है पढ़ने का? अपना मकसद असल पढ़ने का भाई पहले जो पढ़ते हैं वो तो हमें जो स्कूल में छोड़ा जाता है ना? उसका मकसद तो ये होता है कि भाई बच्चे को पढ़ाना है। कोई और मोटिव नहीं है। वैसे बच्चों से बचपन में पूछ लिया जाता है बड़ा होके क्या बनेगा? उनको सिखा दिया जाता है बेटा बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, टीचर बनेगा। एक्चुअल में उनको मतलब नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से जब हम स्कूलिंग कर ली, कॉलेज कर लिया, टारगेट क्या था? टारगेट कॉलेज के दौरान थोड़ा बहुत होश आया तो पता लगा कि जॉब लगना है ना? कोई बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, गवर्नमेंट जॉब तो देखो भाई एक ना नौकरशाही है ना? समझ रहे हो ना बात को? लेकिन जिनके अंदर टैलेंट होता है तो वो अपना एक फील्ड चुनता है, कोई साइंटिस्ट है ना, अपने एक पर्टिकुलर फील्ड में जाके, कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो जाता है, किसी का स्टडी में इंटरेस्ट है, कोई खुद से एक बिजनेसमैन हो जाता है। ये जो जॉब है ना, ये तो मजबूरी के और स्टेटस का है सारा खेल। मजबूरी इन द सेंस मतलब ये सोच लो कि माँ-बाप की नज़रों में एक आज के टाइम में स्टेटस ये है कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए, ठीक है? और समाज का आजकल टाइम में यही बोलता है कि सरकारी नौकरी है। तो ये जो सरकारी नौकरी है, जिस जॉब पे आप जाओगे, वहाँ आज आप देखोगे कि आज के टाइम में कोई ऐसी जॉब नहीं है। पुराने वाले जो पहले वाले बाऊ बैठे हैं ना, उनको भी कहा जाता है, "अभी सीख लो, ये कंप्यूटर सीख लो, नहीं तो आपका गुज़ारा नहीं होगा इसके बिना। जॉब पे आपका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।" तो हर क्षेत्र में हम किसका यूज़ करते हैं? कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। कोई भी ऐसी कोई जॉब नहीं होगी, चाहे आप फोर्स की जॉब जाइए, वहाँ भी कहीं न कहीं आपका लिंक होगा कहाँ से जाके कंप्यूटर को भी बेसिक वहाँ जाके आगे चलकर कोर्स करवाया जाता है। तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग नहीं हो रहा। इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो कंप्यूटर है इसकी जागरूकता फैलाने के लिए हम एक दिवस बनाते हैं जिसको बोलते हैं वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे यानी कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। क्योंकि आज के टाइम कंप्यूटर के बिना काम नहीं चलने वाला, इस वजह से इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एक डे बनाते हैं, प्रयोग तो क्या करेंगे, एक दिन बनाते हैं, दिवस बनाते हैं, जो कंप्यूटर की साक्षरता साक्षरता मतलब लिटरेसी को बढ़ावा देता है, उसके लोगों के प्रति जागरूकता फैलाता है। जो बच्चे सरकारी मीडियम स्कूल से पढ़े होंगे, वैसे प्राइवेट वाले स्कूलों में तो ना स्टार्टिंग में ये बच्चों को सिखाने लगे, थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का बता दिया जाता है कि भई ये कीबोर्ड है माउस है ना? ये बराबर में जो खड़ा है इसको कैबिनेट बोलते हैं, ये स्क्रीन दिखाई दे रही है इसको मॉनिटर बोलते हैं। लेकिन जब सरकारी स्कूल में हमारे टाइम, जब बहुत पुराने टाइम के मॉडल हो गए हम तो ना, तो वहाँ उस टाइम ना 6ठी, 7वीं, 8वीं मेरे ख्याल से मैं जब 8वीं क्लास में था, 8th क्लास में था तब कंप्यूटर आया और उस टाइम गदर मूवी आई थी। आप सोच सकते हो कितना पुराना मॉडल है आपके सामने जो खड़ा है। तो भाई हमें तो यही सिखाया जाता था कि मारियो गेम, बुरा मत मानना सच्चाई बता रहे हैं सरकारी स्कूल में क्योंकि वहाँ उस टाइम जो टीचर आए थे ना, उनको भी इतना ज्ञान नहीं था, सच बताऊँ। पेंट वगैरह सिखा दिया थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का और मारियो गेम सीख लिया था हमने और वो मूवी देख ली थी हमने कम से कम 10 से 12 बार। स्कूल खत्म हो जाने के बाद, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है कि अब के टाइम में कंप्यूटर सब लोगों की डिमांड है, तो इस वजह से सबको कंप्यूटर के बारे में ज्ञान दिया जा रहा है और उसकी जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड
कंप्यूटर लिटरेसी डे, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो बनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब बनाया जाता है जी? 2 दिसंबर को, ठीक है, 2 दिसंबर को बनाया जाता है। इसकी शुरुआत इसकी शुरुआत एनआईआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा 2001 में की गई थी। इसकी शुरुआत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोई फुल फॉर्म लिखना चाहे तो लिख लेगा, नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसकी शुरुआत कंप्यूटर साक्षरता दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को कब? 2001 में। किसके द्वारा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। बाद में लिख दूंगा साफ-साफ, एक बार हटा देते हैं क्योंकि ठीक है, मैंने फुल फॉर्म लिख दी, कोई बच्चा लिखना चाह रहा तो लिख लीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन आया कि 2000 किसी करंट अफेयर का क्वेश्चन बनाइए कि 2024 का, क्योंकि करंट अफेयर आज तो 25 चल रहा है, ठीक है, 26 आ जाएगा, लेकिन एक बार ये क्वेश्चन आया करंट अफेयर के सेंस में कि अब की बार 2024 के कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो कब बनाया जाता है? 2 दिसंबर। याद कैसे करेंगे सर? 12वां महीना, नवंबर दिसंबर, 12वें महीने की 2 तारीख, 12वें महीने की 2 तारीख। तो उसका थीम क्या है? ये पूछ लिया कि अब की बार 2025 के 24 के कंप्यूटर साक्षरता दिवस का थीम क्या है? तो उसका थीम था डिजिटल साक्षरता के माध्यम, यानी कि डिजिटल जो साक्षरता है, लिटरेसी है, के माध्यम से पीढ़ियों को सशक्त बनाना, पीढ़ियों को सशक्त बनाना, ये थीम है। तो अब 2025 का तो बना नहीं अब तक, तो बनेगा, तो उसका थीम आप याद कर लेना, वो करंट अफेयर के सेंस में पूछ लिया जा सकता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। किस पर्पज से? कंप्यूटर की संबंधित लोगों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, साक्षरता लिटरेसी रेट बढ़ाने की, किसकी? कंप्यूटर की। 2024 का थीम क्या था? तो था डिजिटल के माध्यम से, डिजिटल साक्षरता के माध्यम से क्या करना? पीढ़ियों को सशक्त बनाना। पीढ़ियां मतलब जो चल रही है, जो पीढ़ियां अब आगे आएगी, ये जो चल रही है उसको क्या बनाना? सशक्त बनाना। 2023 का इतना पुराना है, ये हमें ध्यान देने की कोई विशेष जरूरत है। क्लियर है भाई? यहां तक का क्लियर है? सबसे पहले कंप्यूटर की फुल फॉर्म, लास्ट के 3 वर्ड, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, ई फॉर एजुकेशनल, आर फॉर रिसर्च। कंप्यूटर शब्द कौन सी दो भाषा से? लैटिन और अंग्रेजी। लैटिन के कंप्यूटरे, अंग्रेजी के कंप्यूट, दोनों का मतलब गणना करना, शाब्दिक अर्थ भी गणना करने वाला यंत्र। हिंदी में नाम हम कहेंगे सहगणक, अभिकलक और अभिकलतर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। किस पर्पज से? कंप्यूटर के प्रति लोगों की जागरूकता, लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए, कंप्यूटर की लिटरेसी। 2024 का थीम क्या था? डिजिटल के माध्यम से, डिजिटल साक्षरता के माध्यम से पीढ़ियों को क्या बनाना? सशक्त बनाना। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। ये आज जो हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर कर रहे हैं ना, इसमें कुछ वो चीजें कर रहे हैं जो स्टैटिक फैक्ट है, मतलब सीधी सीधी बात है, इसमें मैं कुछ ज्यादा समझा भी नहीं सकता आपको, लेकिन सीधी सीधी बात है, लेकिन ये सारे के सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, आपसे पेपर में पूछा जाता है। हालांकि ये टॉपिक ना बहुत डिटेल से हम करेंगे, हिस्ट्री, जनरेशन एंड क्लासिफिकेशन, तो मैंने सिलेबस में लिखा है ना आपको, हिस्ट्री, जनरेशन एंड क्लासिफिकेशन जो टॉपिक है उसमें बहुत डिटेल से करेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से कौन से साइंटिस्ट ने क्या योगदान दिया, उसको क्या नाम से जाना जाता है, कौन से पहली फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है, कौन पहला इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड था, कौन पहला डिजिटल बेस्ड था, फिर टाइप ऑफ कंप्यूटर भी पढ़ेंगे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, तो उस टॉपिक का नाम है हिस्ट्री, जनरेशन एंड क्लासिफिकेशन, तो डिटेल से करें। लेकिन फिर भी यहाँ पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर को हम पढ़ रहे हैं उसके फादर साहब मतलब इस क्षेत्र में, कंप्यूटर के विकास के क्षेत्र में जिसने अहम रोल प्ले किया है उसको हम फादर बोल देते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। जैसे मदर ऑफ कंप्यूटर भी है, हालांकि मदर ऑफ कंप्यूटर तो बहुत कम ही मिलते हैं, लेकिन मदर ऑफ कंप्यूटर भी है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम बढ़िया कंप्यूटर बना, बढ़िया इन द सेंस मतलब जिसने ड्रास्टिक चेंज लेके आए, उसके लिए उन्होंने प्रोग्राम लिखा। ये तस्वीर आपने देखी भी होगी, बड़ी सुंदर सी लेडी है जिसे एडा लवलेस कहते हैं, है ना, लवलेस, ये मदर ऑफ कंप्यूटर है। तो इनके बारे में जान लेते हैं मोटा मोटा कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है, और एक जान लेंगे कि भी फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन है। तो ये डायरेक्ट पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। कौन है जी? चार्ल्स बेबेज है, ठीक है, चार्ल्स बेबेज है, चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर है। ये क्या थे? इनके अंदर बहुत सारे गुण थे, ये भाई एक मैथमेटिशियन थे, इंजीनियर थे, है ना, एक पॉलिटिशियन थे, एक इकोनॉमिक्स थे, और ये कंप्यूटर विज्ञान के एक बहुत अच्छे नॉलेज रखने वाले साइंटिस्ट। तो ये इनके अंदर फीचर्स थे, और ये कहाँ के थे? ये इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, बहुत सारे गुण थे। इन्होंने 1822 में
ये बहुत लंबे टाइम से ना इस कंप्यूटर क्षेत्र में काम कर रहे थे। फर्स्ट टाइम कब? 1822 में। ये पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि डिफरेंस इंजन का आविष्कार कब हुआ? 1822 में। उसके ठीक 11 साल बाद एनालिटिकल इंजन। तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 1822 में क्या बनाया? 1822 में इन्होंने बनाया सर डिफरेंस इंजन। क्या बनाया? डिफरेंस इंजन बनाया। ब्लैक से लिख देता हूं, ठीक है। क्या बनाया सर? डिफरेंस इंजन बनाया। कहां गया ब्लैक? दिया तो है लेकिन दूसरी साइड। क्या बनाया जी? डिफरेंस इंजन बनाया है, ठीक है। दोनों को यहां लगा देते हैं, दोनों के बीच ये दो इंजन बनाए, ठीक है। डिफरेंस इंजन और दूसरा कौन सा बनाया? एनालिटिकल इंजन। क्या खास बात थी पता है? ये एक तो जो आगे चलकर जो आगे 1822 1833 के बाद में जो इस क्षेत्र में विकास हुए उनके लिए इन्होंने एक ऐसी सॉलिड नींव रख दी थी कि जो आगे चलकर जो आधुनिक आगे चलकर जो कंप्यूटर आएंगे उनका आधार बना दिया था इस एनालिटिकल इंजन। इसकी खास बात ये की थी कि ये दशमलव के बाकी ये बेसिक कैलकुलेशन तो कर रहा था प्लस, क्योंकि उस टाइम तो 1822 की बात है, जोड़ना घटाना गुना करना भाग, कुछ एल्गोरिथम, कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये आगे थे, काफी थे। लेकिन इनकी खास बात थी कि ये दशमलव के बाद 22 अंकों तक, ये दशमलव के बाद 50 अंकों तक भी कैलकुलेशन करने में सक्षम था। और इन्होंने एक ऐसा इंजन बनाया, इंजन यानी कि जो प्रोग्रामेबल बेस्ड था कि भाई उसके लिए कोई प्रोग्राम अगर बना दे तो वो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग यानी कि ऑटोमेटिक की कहीं जन्म दे। प्रोग्राम बनाना मतलब क्या है? प्रोग्राम बनाने के किसी चीज को ऑपरेट करना कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो भाई इन्होंने एक ऐसा इंजन बनाया जो पॉइंट के बाद बहुत अंकों तक गणना कर सकता था। कितने तक कर सकता था उसको हम पढ़ेंगे ना, हिस्ट्री जनरेशन एंड क्लासिफिकेशन, हम ओवरव्यू ले रहे हैं। तो एक ऐसा इंजन बनाया जो दशमलव के बाद बहुत अंकों तक गणना कर सकता था। उसी का अपडेटेड वर्जन 1833 में बनाया जिसे एनालिटिकल इंजन कहा गया, जो दशमलव के बाद 50 अंकों तक गणना कर सकता था। लेकिन ये जो दो इंजन थे इनकी विशेष बात ये थी कि आगे चलकर जितने भी विकास होंगे उनके लिए इन्होंने नींव डाल दी थी। प्लस में इनका जो इंजन था वो प्रोग्रामेबल बेस्ड था, मतलब उसके प्रोग्राम के लिखो उसके लिए और उसके ऊपर वो अच्छे से रिस्पोंड कर पा रहा था, मतलब ऐसे आधुनिक चीजें उसके अंदर डाल दी थी। पढ़ेंगे डिटेल से कि इसके अंदर क्या डाला था, सेंटर टेप, पंच, ये सारी चीजें आएंगी इनके अंदर डाला है, वो पढ़ेंगे हम टॉपिक में। तो कहने का मतलब यह है कि फादर ऑफ कंप्यूटर है चार्ल्स बेबेज। इन्होंने क्या किया? क्यों बोला गया इनको फादर ऑफ कंप्यूटर? इन्होंने 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया। इसी का अपडेटेड वर्जन कितने साल बाद? 11 साल बाद क्या बनाया? एनालिटिकल इंजन बनाया। एनालिटिकल इंजन बनाया। और इन दोनों के लिए नहीं, खास करके क्योंकि इसी का अपडेटेड वर्जन है 1833 में एनालिटिकल इंजन, इसके लिए प्रोग्राम लिखा किसने? एडा लवलेस ने। तो ये तो बने इनकी फ्रेंड थी, वो इन्हीं की फ्रेंड थी, सुंदर सी लेडी इनकी फ्रेंड है। तो 1822 1833 में इनने जो बनाया इस वजह से ये फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाए। किसके लिए? डिफरेंस इंजन। लेकिन डिफरेंस इंजन से अपडेटेड वर्जन एनालिटिकल इंजन। तो एनालिटिकल इंजन के लिए इनको बोला गया फादर ऑफ कंप्यूटर। कब? 1822। इसके 11 साल में 1833। डिफरेंस इंजन एनालिटिकल, ठीक है। अब आ गई मदर ऑफ लेडी। मदर ऑफ लेडी बोल रहा हूं, मदर ऑफ कंप्यूटर। जिस प्रकार से फादर ऑफ कंप्यूटर थे ठीक उसी प्रकार से मदर ऑफ कंप्यूटर भी है। कौन है मदर ऑफ कंप्यूटर? नाम क्या है जी? एडा लवलेस। एडा लवलेस। देखो याद कैसे करें सर दोनों नाम? जिनको याद है उनको तो याद ही है। याद ऐसे करेंगे, चार्ल्स बेबेज, बेबी, बेबी को लव करने वाली एडा लवलेस, उनकी फ्रेंड है ये। चार्ल्स बेबेज, बेबीज को लव करने वाली एडा लवलेस। समझ गए? हो जाएगा। बेबीज, बेबी, बेबी बोलते हैं ना प्यार में, हाँ बेबी, बेबी फीलिंग आ रही होगी तुमको, उन्हीं को प्यार करने वाली एडा लवलेस। 1822, 11 साल बाद 1833, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन। क्या क्या फीचर्स थे वो बाद में देखे जाएंगे। इन्होंने क्या किया? जो चार्ल्स बेबेज ने इतना एक अच्छा एक इंजन बनाया जो प्रोग्राम बेस्ड था, उसके लिए कोई प्रोग्राम बन जाए तो उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ऑपरेट हो सके। तो इन्हीं की फ्रेंड उन्हीं के साथ साथ वर्क करने लग गई। कौन? एडा लवलेस। इन्होंने उसके लिए प्रोग्राम लिख दिया। इस वजह से इन लेडी को फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी कहा जाता है। फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी कहा जाता है। फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर, ये कुछ किताब मिली इनको। और फर्स्ट प्रोग्रामर भी, चाहे मेल की बात करो चाहे फीमेल की, भाई फर्स्ट ही आ गई तो यही है, और फीमेल तो है ही। तो फर्स्ट फीमेल प्रोग्रामर, फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर और फर्स्ट प्रोग्राम लेडी कौन है? एडा लवलेस है। किसके लिए लिखा? फर्स्ट प्रोग्राम किसके लिए लिखा? एनालिटिकल इंजन के लिए। किसके लिए लिखा? एनालिटिकल इंजन के लिए। डिफरेंस इंजन आया कब? 1822 में। उसके कितने साल बाद? 11 साल बाद। कौन आया? एनालिटिकल इंजन। कब आया? 1833। 1833।
बताइए क्लियर है क्या? आगे ये बात समझ में? मैं क्या कह रहा हूं कि भाई फादर ऑफ कंप्यूटर, मदर ऑफ कंप्यूटर पेपर में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, कब? 1822 में डिफरेंस इंजन, 11 साल बाद 1833 में एनालिटिकल इंजन। इसी एनालिटिकल के लिए प्रोग्राम लिखते हैं, इस वजह से कौन? उनकी फ्रेंड चार्ल्स बेबेज, बेबेज को लव करने वाली एडा लवलेस। कब लिखते हैं? 1800 इसमें 33 में। किन से के लिए? एनालिटिकल इंजन के लिए। तो इनको कहा मदर ऑफ कंप्यूटर। कौन कौन सी उपाधि मिली? फर्स्ट प्रोग्राम लेडी, फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर, फर्स्ट प्रोग्रामर। ये कुछ ऐसे शब्द आपको देखने में मिल सकते हैं। क्लियर होगी यहां तक की बात? एक और कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब तक है फादर ऑफ कंप्यूटर, मदर ऑफ कंप्यूटर, ये है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं दिखाया मैंने, ये इनकी मशीन दिखाई। मैं बताना चाहता हूं कि उस दौरान आज जो आप देख रहे हो ना इतने फीचर्स, उस दौरान तो ऐसी डिवाइसेज बनती थी, ऐसी डिवाइसेज है ना। ये देख लीजिए आप, इस प्रकार से कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के तौर पर ही हम कंप्यूटर का प्रयोग करते थे। आज के टाइम में तो बहुत वाइड एरिया है, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो बिना कंप्यूटर के, इवन दो दिल को भी धड़काना, पेस मेकर भी किससे? कंप्यूटर से ऑपरेट करवाया जा रहा है। आप सोच पा रहे होगे कि इंसान के अंदर कहीं ना कहीं कण कण में भी आपका कंप्यूटर विद्यमान हो गया है। तो उस टाइम जो ये है ट्यूरिंग मशीन, ये क्या है? ट्यूरिंग मशीन है। जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एलन में, ये बीच वाला छोड़ दीजिए, एलन ट्यूरिंग लिख लीजिए बस, ये छोड़ दीजिए, ये कभी पूछा ही नहीं गया, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिए। मैथ्यूसन, मैथोसन ऐसा कुछ नाम है। एलन ट्यूरिंग, इन ट्यूरिंग साइंटिस्ट ने, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया मशीन का, ट्यूरिंग मशीन। उन्होंने एक मशीन ऐसी बनाई है ना, जिसमें कुछ विशेष पर्पज की इक्विपमेंट लगे थे, जो आगे चलकर जिस प्रकार से 1822 1833 में चार्ल्स बेबेज ने कुछ ऐसी चीज बना दी जो आगे चलकर बहुत ज्यादा, उसके बेस पर बहुत ज्यादा आगे हमने डिप्लोमेंट कर ली। ठीक उसी प्रकार से आधुनिक जब युग आया, उसमें साइंटिस्ट थे कौन? एलन ट्यूरिंग। उन्होंने एक ट्यूरिंग मशीन बनाई जो आगे चलकर बहुत सारी जो एडवांस टेक्नोलॉजी की आगे चलकर डिवाइसेस आएगी, उनका बेस बना के तैयार करके दे दिया था किसने? इस साइंटिस्ट ने, जिसका नाम है एलन ट्यूरिंग। इसी वजह से इनको क्या कहा गया? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। कौन है? एलन ट्यूरिंग। किसके लिए? तो हम कहेंगे ट्यूरिंग मशीन के लिए। किसके लिए? ट्यूरिंग मशीन के लिए। 3 क्वेश्चन हो गए, चौथा ही क्वेश्चन फिर रिवाइज करेंगे। फिर उसी प्रकार से फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, हालांकि ये सारा कुछ डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री, जनरेशन एंड क्लासिफिकेशन। अब मैं आपको बताने लग जाऊं कि स्टोरिंग मशीन में भाई पंच कार्ड है ना, पेपर टेप का यूज कर रखा है, इस प्रकार से इसके अंदर डाटा को स्टोर करके कैलकुलेशन की जाएगी, तो ये फिर आपके लिए कंफ्यूजन वाली स्टेट होगी। पर ये सर ये होती क्या है, पता ही नहीं अभी तक। तो पहले हम इंट्रोडक्शन के बाद एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर में कौन सा इक्विपमेंट कैसे बनाए, क्यों बनाया और क्यों लगाया गया है, वो पढ़ने के बाद ही फिर हम पढ़ते हैं एक टॉपिक कौन सा? हिस्ट्री, जनरेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो फिर विजन क्लियर हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं फालतू की बात नहीं बता रहा, काम काम की बात बता रहा हूँ। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, इसके नाम है सेमन करे। कौन है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर? कौन है? सेमोर करे। कौन है? सेमोर करे। ये साइलेंट साइलेंट होता है, तो सेमोर बोलना चाहो तो ठीक है, सेमोन करे। एक नाम ध्यान रख लेना, बस ये करे, ये करे। आगे इसके क्योंकि सर नेम है ना, कभी भी बदल के नहीं आती, करे ध्यान रख लेना। सेमोन करे, करे। अच्छा, इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने करे फर्स्ट नाम का एक फर्स्ट टाइम सुपर कंप्यूटर बनाया था, इसी के नाम पर। जैसे एलन ट्यूरिंग, तो इन्हीं के नाम पर मशीन का नाम रख दिया ट्यूरिंग मशीन। फिर है सेमोर करे, करे के नाम पर ही रख दिया करे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। 4 प्रकार के स्टैटिक क्वेश्चन हुए। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, मदर ऑफ कंप्यूटर एडा लवलेस, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर सेमोर करे, करे याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज किसके लिए? 1822 में डिफरेंस इंजन, 1833 में एनालिटिकल। मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है? एडा लवलेस। इन्होंने एनालिटिकल इंजन के लिए प्रोग्राम लिख दिया, इस वजह से मदर ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट प्रोग्रामर, फर्स्ट लेडी, ये वो फलाना प्रोग्राम लिख दिया था बस। फिर है कौन? एलन ट्यूरिंग, किसके लिए? मॉडर्न कंप्यूटर के लिए। फिर है फर्स्ट टाइम सुपर कंप्यूटर बनाने वाले सेमोन करे। कौन सा? करे फर्स्ट, करे फर्स्ट। यहां तक की कहानी आपको अच्छे से क्लियर होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि सर ये तो पता लग गया फादर कौन, मदर कौन, कंप्यूटर, लेकिन इस कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है सर? तो कंप्यूटर की डेफिनेशन देख रहे हैं, जो किताबी है, शायद ही आपसे पेपर में पूछी जाए, लेकिन कवर करते हुए आगे, क्योंकि अगले स्टेप पे जाने से पहले इनको कवर करना पड़ेगा। फिर जो पेपर में पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या है। इनपुट पे दिया जाता है, डाटा दिया जाता है, या फिर मतलब रो फैक्ट्स दिए जाते हैं, डाटा दिया जाता है, जानकारी दी जाती है, जानकारी कहाँ मिलती है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये तो बस बुक ही से इसको कवर करते हुए चलना पड़ेगा।
कंप्यूटर एक तिरव रूप से गणना करने वाली ऑटोमेटिक, मैंने बताया ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है, जो फुली ऑटोमेटिक नहीं है ये। फुली ऑटोमेटिक का मतलब होता तो हम फिर आज आपको मेरी ये वीडियो ओपन करनी क्यों पड़ती, अपने आप ही ओपन हो जाती। फुल ऑटोमेटिक का मतलब है कि जिसमें इंसानी स्टेप्स हो ही ना, कोई रोल ही ना हो, तो वो तो होता है फुल ऑटोमेटिक। जैसे अपने हार्ट है वो फुल ऑटोमेटिक है, अपने आप धड़कता रहता है, चाहे आप सो जाओ जाग जाओ, है ना, किसी के प्यार में खो जाओ या फिर किसी के दुख में विलुप्त हो जाओ, यानी कि ओवरऑल आपका दिल का काम वही है, धड़कता रहेगा। हाँ, वो बात अलग है कि परिस्थिति के अनुसार कभी तेज और कभी स्लो हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कि ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं हमें इसको कमांड देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक शब्द का इन द सेंस मतलब होता है कि जहां इलेक्ट्रॉनिक शब्द है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, तो कंप्यूटर भी अपना इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है ना, इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। मशीन है जो यूजर, ये काम का भूत भूत काम का शब्द है, यूजर द्वारा दिए गए इनपुट, इनपुट को प्रोसेस कर कर क्या देता है, इनपुट यूजर ने क्या दी, इनपुट दी, क्या दी यूजर ने, इनपुट दी, उस इनपुट पर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और हमें क्या दे देगा, एक आउटपुट दे देगा, एक आउटपुट दे देगा। इन्हीं तीन शब्दों को हमें डिटेल से आगे पढ़ना है। इस यूजर के बारे में भी बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा, यूजर कौन है। यूजर आपका ऐसा भी एक सिस्टम है कि यूजर को पहचानने के लिए आज एक डिवाइस आप देख रहे हो जिसे आप कैप्चा बोलते हो, वो कैप्चा नामक डिवाइस है, वो पहचान करती है भी यूजर इंसान है या कोई रोबोट है। तभी तो आपको जब फॉर्म भरने जाते हो तो कैप्चा नहीं आता, एटीएम मशीन में जब आप निकालते हो तो आपसे कोड पूछे जाते हैं, कभी कभार कैप्चा भी आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई यूजर के बारे में डिटेल से पढ़ना है, इनपुट के बारे में, प्रोसेसिंग कैसे होती है और आउटपुट के बारे में। जैसे एक यहाँ एग्जाम्पल ले रखा है, इसमें अगर हम क्लेरिफाई करना चाहें सर क्या इनपुट है, क्या प्रोसेसिंग और क्या आउटपुट है, तो थोड़ा बताओ। तो कह रहा है कि कंप्यूटर एक तीव्र रूप से गणना करने वाली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर, इस कमांड को कोई देने वाला कौन है, इस कमांड को देने वाला कोई यूजर है, इस कमांड को देने वाला कंप्यूटर पे कीबोर्ड पे 2+3 करने वाला कोई एक यूजर है। इस पे कंप्यूटर क्या करेगा, एक प्रोसेसिंग करेगा और एक आउटपुट जनरेट कर देगा। अब समझिए इसने तीन शब्द यूज किए, ये इनपुट, आप ध्यान से देखो यहां से लेकर यहां तक, मैं मार्कर दूसरा लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, यहां से लेकर यहां तक ये पता है क्या है सर, ये इनपुट है, ये यहां से लेकर यहां तक क्या है जी, एक इनपुट है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, प्रॉपर फॉर्म में। मेरे को ना एक तो ना कोई भी ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं होगी भाई मैं एक बार लिख दूंगा तो उसको, मेरे को दिखावटी जीवन से बाहर है अपन, ठीक है, जो है आपके सामने बड़ा साधारण सा जीवन है, मकसद है कि आपको सिखाना, बिल्कुल देसी स्टाइल से अपना जीवन है, देसी स्टाइल से ही अपन को पढ़ाना है और आपका पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये बस अपना टारगेट है, तो उस टारगेट को अचीव करना है। देखो ये यहां से लेकर यहां तक पता है क्या है, ये सर इनपुट है, ये क्या है, ये यहां से लेकर यहां तक आपकी इनपुट है। इस इनपुट को जब डिटेल से हम खंगोलेंगे तो पाएंगे कि ये दो और तीन ये तो आपका डाटा है और ये इंस्ट्रक्शन है। कोई भी डाटा आपका कोई भी डाटा हो वो मीनिंगलेस होता है, डाटा आपका मीनिंगलेस होता है जब तक उस पर क्या नहीं दी जाए, इंस्ट्रक्शन ना दी जाए। आपने यूजर के द्वारा ये 2+3 ये एक इनपुट दे दी गई, ये सारी यहां से लेकर यहां तक, इस इनपुट के अंदर दो पार्ट है, ये 2 और 3 तो डाटा है और ये एक इंस्ट्रक्शन है, भाई आप चाहते हैं कि इनको प्लस करें, आप चाहते तो इनकी मल्टीप्लाई भी हो सकती थी, डिवाइड भी हो सकती थी, कंपैरिजन भी हो सकता था, कौन बड़ा है कौन छोटा। ये पता है क्या है, ये सर इसके अंदर हुई एक प्रोसेसिंग, ये क्या हो गई, ये आपकी प्रोसेसिंग हो गई, ये क्या है भाई, ये आपकी प्रोसेसिंग, तो क्या कहेंगे सर ये प्रोसेसिंग, मुझे नहीं समझ पा रहे हो क्या, ये आपकी क्या होगी प्रोसेसिंग। कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, फुली नहीं है, फुली होता तो यूजर की जरूरत नहीं पड़ती, यूजर ने कोई इनपुट दी है, उस पे कंप्यूटर क्या करेगा, इनपुट, इस इनपुट पे प्रोसेस कर दी, ये प्रोसेस कर दी, ये प्रोसेसिंग हुई है, प्रोसेसिंग कंप्यूटर का दिमाग करता है जिसे आप सीपीयू कहते हैं। कभी कभार पेपर में जब एक ही क्वेश्चन आता था ना कंप्यूटर का, तो ये ऐसे फुल फॉर्म आती थी, सीपीयू की फुल फॉर्म बताओ, एएलयू की फुल फॉर्म बताओ, आईसी की फुल फॉर्म बताओ, रोम में आरओएम के फुल फॉर्म बताओ, रैम में आरएएम की फुल, अब वो टाइम जा चुका, अब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ये प्रोसेसिंग हुई और प्रोसेसिंग होने के बाद ये पता है क्या मिल गई, ये हमें एक आउटपुट, क्या मिल गई जी, एक आउटपुट। तो कंप्यूटर के अंदर कोई भी आप टास्क करते हो इससे बाहर नहीं जाएगा और इसी को हम बोलते हैं बेसिक आईपीओ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो कह रहे हैं कि कंप्यूटर में एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसी डेफिनेशन को तोड़ रहा हूं मैं आपके सामने, थोड़ा व्यवहारिक बना रहा हूं, थोड़ी चीजों को आपसे रिलेट कर रहा हूं कि यूजर के द्वारा इनपुट दी गई, इस इनपुट में आपने 2 और 3 डाटा है, ये आपका प्रोसेसिंग, ये आपका एक इंस्ट्रक्शन है, उस पे कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग कर दी और ये एक आउटपुट है। समझ गए, आगे बढ़ जाए। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना में आपने देखा कि भाई ये ओवरऑल किस वजह से हो रहा है, तो आपने देखा कि भाई ये जो इनपुट हो रही है, ये प्रोसेसिंग हो रही है और ये आउटपुट,
यही तो कंप्यूटर के अंदर सारा का सारा खेल है। जैसे मैं कहूँ कि भई बताइए आप क्या श्वसन तंत्र कैसे चलता है? तो आप कहेंगे सर श्वसन तंत्र के पीछे कहीं न कहीं लंग्स है लंग्स है, ठीक है? श्वास नलिकाएँ हैं, ठीक है? फिर अपना ये नासिका द्वार भी है। फिर सर अंदर की तरफ देखेंगे इस लंग्स मतलब फेफड़ों के अंदर ना ये छोटी-छोटी एल्वियोल बोलते हैं जिनको। मेरे को नाम तो सही से नहीं लिया जा रहा, लेकिन ओवरऑल ये सारा क्या बना? श्वसन तंत्र बना। तो ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर क्या रहा? इनपुट रही, प्रोसेस रही, आउटपुट। वही इस कंप्यूटर का क्या है? बुनियादी संरचना है। बुनियादी संचालन है। तो कह रहे हैं कि कंप्यूटर 3 प्रकार के उपकरणों इनपुट डिवाइस, इनपुट से क्या इनपुट किससे दी जाएगी? इनपुट डिवाइस से दी जाएगी, प्रोसेसिंग डिवाइस जिसमें आपकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और क्या और आउटपुट डिवाइस और क्या कहेंगे आउटपुट डिवाइस है ना इनपुट डिवाइस ये देखो इनपुट डिवाइस प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से मिलकर बना होता है जिस प्रकार से अपना श्वसन तंत्र जिस प्रकार से अपना श्वसन तंत्र मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम इस प्रकार से आपका तंत्रिका तंत्र बहुत सारे सेल्स मेरुरंजु है ना बहुत सारी तंत्रिकाएं कोशिकाओं से तो ठीक उसी प्रकार से अपना कंप्यूटर का बुनियादी स्ट्रक्चर किससे बनेगा इनपुट डिवाइस जिससे कोई यूजर इनपुट देगा प्रोसेसिंग जो कंप्यूटर के अंदर होगी जिससे कंप्यूटर का दिमाग का रोल प्ले रहेगा उसके अलग अलग पार्ट हमें ध्यान से देखने और फिर जिससे हमें आउटपुट मिलेगी जैसे आप अपने मोबाइल फोन पे देख रहे हो ये सॉफ्ट आउटपुट है मॉनिटर स्क्रीन ही समझ लीजिए आपकी मोबाइल स्क्रीन है उसे आप सॉफ्ट आउटपुट बोलते हैं क्योंकि उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते वही कोई अगर हार्ड आउटपुट होती सॉफ्ट आउटपुट में मैं चेंज कर सकता हूँ आप तो थोड़ी ना चेंज कर सकते हो एक हार्ड आउटपुट होती है जिसे प्रिंटर के द्वारा मिलती है तो वो आउटपुट अलग अलग डिवाइस होगी जिस प्रकार से इनपुट बहुत सारी डिवाइस है प्रोसेसिंग कंप्यूटर के अंदर होगी और एक आउटपुट डिवाइस तो इन्हीं 3 डिवाइसेस से मिलकर आपका क्या बना होता है कंप्यूटर बना होता है तो कंप्यूटर 3 प्रकार के उपकरणों इनपुट डिवाइस प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से मिलकर बना होता है और यही क्या है कंप्यूटर का बुनियादी संचालन यही क्या है कंप्यूटर का बुनियादी संचालन है आगे बढ़ जाए समझ में आ रहा है क्या मैं समझा रहा हूं वो समझ में आ रहा है क्या अगर आप यहाँ वीडियो के यहाँ तक अगर रुके हो तो अभी बताइए मेरे को कमेंट करके कि जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है क्या मकसद क्या है मकसद अगर और टीचरों की तरह पढ़ाना होता तो मैं पढ़ा के ये पूरा भी कर चुका होता ये पूरा मैं कर चुका होता जितना मेरे को आज पढ़ाना है लेकिन फिर भी मैं आपके साथ ऐसे लगा हूं तो इसका मतलब मैं चाहता हूं कि आप चीजों को ये सिर्फ एक टॉपिक की बात नहीं है आप देखोगे जितनी भी हम क्लास करेंगे भाई 50 60 65 जितनी भी क्लास करेंगे हर एक क्लास में मैं इस प्रकार से आपसे रिलेट करूंगा ताकि आपको साथ साथ याद हो व्यवहारिक होके हमें समझना है और पेपर में क्वेश्चन आए तो गलत ना हो एग्जाम्पल लेते हैं आप कहते हो कि सर ये हुआ क्या हमें बताइए अभी देखते हैं अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं देखते हैं जो हमने सीखा है उस बेस पे क्या हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे ठीक है आपने पढ़ा है उस बेस पे आप क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो ठीक है अभी हमने पढ़ के आए थे कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता ये क्वेश्चन अभी हमने नहीं पढ़ा सर हमें नहीं पढ़ा लेकिन ये तो पता है ना कि प्रोसेसिंग है ना अंडरस्टैंडिंग आउटपुट देता है कंप्यूटिंग करता है कहीं ना कहीं लेकिन अभी तक नहीं पढ़ा अच्छा और पढ़ा देखिए कंप्यूटर शब्द का उद्भव कौन सी भाषा से हुआ उर्दू फ्रांसी जर्मनी लैटिन कौन सी भाषा से हुआ बताना जरा बहुत जोर देके पढ़ाया था कंप्यूटर कंप्यूटर मोक्ष का गेट बंद कर बेटा फिर बोला है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है किससे अंग्रेजी भाषा से और लैटिन भाषा से मेरे ख्याल से ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है फिर बोल रहा है कि लैटिन भाषा से और एक कौन सा था अंग्रेजी भाषा से ठीक है फिर बोला है कि कंप्यूटर है तो कौन सी नाम प्रयुक्त होते हैं गणक सहगणक अभिकलंतर और अभिकलक मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो बोल रहा है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है ना वो बोल रहा है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है 12वें महीने की कौन सी तारीख को है ना फिर बोल रहा है कंप्यूटर साक्षरता दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है मेरे ख्याल से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आपको ऑप्शन भी पढ़ने पड़े वो कह रहा है कि कंप्यूटर क्या है आंकड़ों को स्टोर करने वाली एक सक्षम डिवाइस है आंकड़ों को एनालाइज करने में सक्षम है फुली प्राइवेसी रखने में सक्षम है आप कहोगे सर ये नहीं पढ़ा लेकिन इतने ये बहुत बेसिक क्वेश्चन आपको आते ही आएंगे ऑटोमेटिक एनालिटिकल है ना एनालिटिकल डिफरेंस इंजन किसके द्वारा बनाया गया था एडा लवलेस के द्वारा बनाया है एलन ट्यूरिंग के द्वारा बनाया गया है देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरा जब मैं क्लास में ना कब जब तुम क्लास लगाओगे ना तब तुमको पता नहीं लगेगा तुमको लगेगा कि यार ये तो टीचर तो टाइम चक्कर है लेकिन जब तुम क्वेश्चन करोगे ना तो ऑप्शन की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी स्टोरी तुम्हारे माइंड में सेट हो जाएगी ठीक है वापिस आते हैं अपनी क्लास में ये क्वेश्चन आपको करने हैं ठीक है इसके लिए आपको हमारी ऐप पे जाना पड़ेगा वीर कॉन्सेप्ट अपनी ऐप है वहां पर आपको क्लास की पीएनजी फाइल वन लाइनर क्वेश्चन जो इस क्लास के बाद मैं जस्ट लिखवा दूंगा और इसकी मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वो प्रैक्टिस करना
अब कंप्यूटर की डेफिनेशन का पता लग गया, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर के द्वारा इनपुट, उस पर प्रोसेसिंग होगी और एक आउटपुट मिल जाएगी। तीन बुनियादी स्ट्रक्चर में हमने देखा कि तीन डिवाइस, इनपुट प्रोसेसिंग कंप्यूटर करेगा और आउटपुट डिवाइस से मिलकर बना होता है। यह कच्चे आंकड़े, इनपुट में क्या दिए जाते हैं जी, कच्चे आंकड़े रो फैक्ट्स को इनपुट डिवाइस के माध्यम से, कौन सी डिवाइस के माध्यम से, क्योंकि बुनियादी स्ट्रक्चर में देख लिया हमने कि तीन प्रकार की डिवाइस है, इनपुट डिवाइस के माध्यम से प्राप्त करता है निर्देशों। निर्देशों मतलब क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे प्लस करना। रो फैक्ट्स क्या थे, रो फैक्ट्स यही तो है ना, 2 और 3, ये कच्चे आंकड़े हैं, और ये क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देशों के अनुसार। मैंने कहा था इनपुट में 2 चीज होती है, कच्चे आंकड़े और दिए गए निर्देशों के अनुसार। ये इनपुट देंगे किससे, इनपुट डिवाइस से के अनुसार, उसे क्या करता है, प्रोसेस करता है। क्या करता है जी, प्रोसेस करता है, प्रोसेस करता है। और अंत में परिणाम, परिणाम मतलब सूचना। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आउटपुट पे क्या मिलता है, डाटा मिलता है या परिणाम मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है या कच्चे आंकड़े मिलते हैं, तो क्या मिलते हैं, आउटपुट में सूचना मिलती है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बच्चा उधर भी कंफ्यूज हो जाता है। तो कह रहे हैं कि कच्चे आंकड़े जो इनपुट डिवाइस के माध्यम से प्राप्त करता है, निर्देशों के सेट और इंस्ट्रक्शन के अनुसार उसे प्रोसेस करता है, और अंत में परिणाम, परिणाम मतलब रिजल्ट, रिजल्ट बोल देते हैं, सूचना बोल देते हैं, इंफॉर्मेशन के रूप में उपयोगकर्ता, उपयोगकर्ता कौन, देने वाला भी इनपुट यूजर और प्राप्त करने वाला भी कौन है, यूजर के समक्ष आउटपुट डिवाइस है, कौन सी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है के माध्यम से पेश करता है। इनपुट देंगे इनपुट डिवाइस के माध्यम से, आउटपुट मिलेगी आउटपुट डिवाइस के माध्यम से, और बीच में प्रोसेसिंग कौन करेगी, प्रोसेसिंग डिवाइस, जिसे हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, जिसे हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। तो कह रहे हैं कि कच्चे आंकड़े रो फैक्ट्स इनपुट डिवाइस के माध्यम से प्राप्त करता है दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार। ये किताबी डेफिनेशन है जिसको आप अब बातों बातों में याद कर चुके हैं। दिए गए इंस्ट्रक्शन के माध्यम से प्रोसेस करता है, और अंत में परिणाम, परिणाम में क्या मिलता है, रो फैक्ट्स, कच्चे आंकड़े तो इनपुट पे देते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग हो गई दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार, अब मिलेगा आपको रिजल्ट, सूचना, इंफॉर्मेशन के रूप में यूजर को, देने वाला भी इनपुट यूजर, प्राप्त करने वाला भी यूजर के समक्ष आउटपुट डिवाइस के माध्यम से पेश करता है। ये कंप्यूटर की डेफिनेशन। और इस एग्जाम्पल में ये सारी डेफिनेशन आ गई, कैसे, किसी भी यूजर के द्वारा इनपुट डिवाइस के माध्यम से, इनपुट डिवाइस के माध्यम से कच्चे आंकड़े और दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार कंप्यूटर उसकी प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग डिवाइस के तहत है ना करता है, और फिर सूचना या जानकारी आउटपुट डिवाइस के माध्यम से यूजर को प्रोवाइड करवाता है। और बातों बातों में अब ये आपको याद हो चुकी, एक दो बार पीडीएफ से और पढ़ लो, ठीक है। इस कार्य को करने के लिए सॉफ्टवेयर, हाँ, सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये बहुत वाइड शब्द है जिनको हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा बता के चल रहा हूँ। देखो इस पेन को मैं, है ना, डिजिटल पेन, ये इस मार्कर को मैं छू पा रहा हूँ, ठीक है। ये जिस भी चीज को आप छू पा रहे हो, ये मैं मेरे माइक को टच कर पा रहा हूँ, मैं मेरे हाथ में ये कड़ा जो पेन है, जैसे उसमें ऐसे ही लग रहा था कि ये वाला है जिसमें मैंने वीरकरण लिख रखा है ना, इसको मैं टच कर पा रहा हूँ। जिस चीज को आप टच कर पा रहे हो वो फिजिकली टचेबल डिवाइस है, उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। जिस चीज को आप टच नहीं कर सकते, मैं जो बोल रहा हूँ उसको टच नहीं कर सकते, आप अपने कानों से महसूस कर सकते हो, है ना, आप हवा को महसूस कर सकते हो, है ना, आप जिन चीजों को, मेरे इमोशंस को, आपके इमोशंस को, आपके जॉब, आपको लिए जॉब लगना क्यों जरूरी, इस इमोशंस को आप फील कर सकते हो, या फिर किसी आस पड़ोस वाले रिश्तेदार को दिए गए ताने को आप सिर्फ फील कर सकते हो। तो जिन चीजों को आप टच कर सकते हो वो हार्डवेयर है, जिनको टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर मिला जुला संयोग है किसका, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। जो इनपुट डिवाइस है जिसे आप कोई डाटा इनपुट के तौर पर कंप्यूटर को दे रहे हो, वो टच कर सकते हो, तो वो आपकी हार्डवेयर है, जैसे कीबोर्ड, माउस। कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग होगी, कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग होगी, वो प्रोसेसिंग कंप्यूटर के अंदर विशेष प्रकार के प्रोग्राम करेंगे जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप सॉफ्टवेयर कहेंगे। उस प्रोसेसिंग हुए डाटा को कहीं स्टोर करना हो, कहीं स्टोर करना हो, कुछ एक ऐसी मेमोरी है जिनको आप टच नहीं कर सकते, जो कंप्यूटर के अंदर है। जैसे कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के अंदर एक मेमोरी होती है जिसे आप कैसे मेमोरी, वर्से कैसे मेमोरी के नाम से जानते हो। कंप्यूटर के अंदर आपके सबसे फास्टेस्ट मेमोरी के तौर पर उसे देखते हो आप। वैसे रजिस्टर भी फास्टेस्ट होता है, लेकिन रजिस्टर और कैसे में कैसे सबसे फास्टेस्ट है, उसमें भी लेवल 1 और लेवल 3 दो अलग अलग कैटेगरी है, तो उसको टच नहीं कर सकते, तो वो सॉफ्टवेयर हो गया। वो मेमोरी भी इस प्रकार से होगी। लेकिन कुछ बाहर से कोई एक डिवाइस लगाई, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, है ना, सीडी डीवीडी, से आप टच कर सकते हो स्टोरेज के तौर पर, वो आपका हार्डवेयर हो गया। फिर आपने कोई आउटपुट दी, अगर मॉनिटर स्क्रीन पे आ गई तो वो सॉफ्ट आउटपुट है, लेकिन कोई प्रिंटर पे आ गई, उसको डिवाइस को टच कर सकते हो, तो आपका हार्डवेयर है।
यानी कि कंप्यूटर आपका मिला-जुला काम करता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पे और इसी वजह से कंप्यूटर का एक नाम है ह्यूमन वेयर। ह्यूमन वेयर मतलब कहीं न कहीं फिजिकली टच और वेयर मतलब सॉफ्टवेयर से रिलेट करता है। यानी कि कंप्यूटर अपना और ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि कंप्यूटर क्या है? तो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर किसका संयोग है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ह्यूमन वेयर या इनमें से कोई नहीं? तो ह्यूमन वेयर क्योंकि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के संयुक्त कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल सकते हैं? ह्यूमन वेयर। ह्यूमन वेयर को कुछ ऐसे आज के टाइम में इतनी टेक्निक आ गई जिनके हाथ नहीं है ना? तो उनकी ना इस मतलब जो माइंड से जो आपकी तंत्रिकाएँ निकलती है, कोशिकाएँ निकलती है ना? जो सेल्स की न्यूरॉन्स की जो नलियाँ निकलते हैं, उसके सेंस को पकड़कर उनको ऑब्जर्व करता हुआ आपका एक कृत्रिम हाथ लगा दिया और वो कृत्रिम हाथ माइंड से दिए गए सिग्नल के अकॉर्डिंग क्योंकि मैं अपने हाथ की उंगलियों को हिला पा रहा हूं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं मेरे माइंड से आए गए सिग्नल के बेस पे है। उसी टेक्निक को ह्यूमन वेयर प्रॉपर तरीके से आप समझ सकते हैं मतलब फिजिकली और कंप्यूटर की हेल्प से। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का दोनों का मिला हार्डवेयर मतलब जो आपने हाथ लगाया, सॉफ्टवेयर मतलब आपके माइंड से सिग्नल, तो उसको बोलते हैं ह्यूमन वेयर। तो इस कार्य को करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। अति कंप्यूटर की कार्य प्रणाली निम्न 3 बुनियादी बेसिक ऑपरेशन पे कार्य करती है: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। वही चीज फिर से इनपुट, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। क्लियर है भाई? अब देखते हैं यूजर। इसके बाद अपनी क्लास को विराम ले लेंगे। एक-एक सवा-सवा घंटे की हम क्लास रखेंगे। आज पहली क्लास है, छोटी रखेंगे जस्ट 1 घंटे की। अब देखते हैं कि यूजर कौन है। आपने देखा होगा जब आप किसी भी कंप्यूटर जब फॉर्म भरवाने जाते हो, कोई गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरवाने जाते हो या आप अपने रोल नंबर को डाउनलोड कर रहे हो, वो दिन भी आएगा जब आप अपने सिलेक्शन ऑफर लेटर को भी डाउनलोड करोगे। लेकिन फिलहाल जो आपने 8% में देखा है, तो आप जब किसी चीज को कोई मतलब जहां सेंसिटिव मैटर होता है, तो वहां आपसे कैप्चा भरवाया जाता है। ये कैप्चा हो सकता है कोई अल्फाबेट हो सकता है कोई इमेज पहचानने के लिए दी जाए, जैसे ट्रैफिक सिग्नल, ब्रिज का पूछ लिया जाता है, साइकिल पूछ लिया जाता है, मोटरसाइकिल। तो वो कैप्चा क्यों है? क्योंकि कंप्यूटर खुद एक नॉर्मल सी बात है कि भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स एक है तो एक प्रकार का रोबोट, एक मशीन ही है। वो देखना चाहता है कि आगे जो काम कर रहा है वो मेरा जैसा है या कोई इंसान है। मेरे जैसा है मतलब कोई रोबोट या मशीन है और कोई इंसान है तो उसकी पहचान। अगर रोबोट और मशीन है तो वो सिर्फ वो दी गई कमांड पे वर्क करता है और इंसान होगा तो उसके क्या है? आईक्यू है, उसमें इमोशंस है, उसके अंदर फीलिंग्स है जिसके बेस पे वो सामने वाले की क्वेश्चन की भावना के अकॉर्डिंग आंसर कर देता है। ठीक है, तो कह रहा है कि यूजर, कंप्यूटर यूजर के बारे में बता रहा है कि कंप्यूटर को प्रयोग करने वाले किसी भी संजीव या निर्जीव, ये शब्द काम का है, संजीव या निर्जीव को यूज करने वाले, संजीव या निर्जीव को उपयोग करता ही यूजर कहलाता है। यानी कि कंप्यूटर को जो यूज करने वाला या तो संजीव, संजीव मतलब ह्यूमन बींग्स, कोई भी इंसान, मानव, और या फिर आपका कोई रोबोट या मशीन। तो कंप्यूटर का प्रयोग करने वाले किसी भी संजीव या निर्जीव, लिविंग या नॉन लिविंग के उपयोगकर्ता यूजर ही कहलाता है। कोई यूज करने वाला ही यूजर कहलाता है। कंप्यूटर सिस्टम में उपयोगकर्ता यूजर वह व्यक्ति होता है जो कंप्यूटर की सेवा का उपयोग करता है। ठीक है, यूजर उपयोगकर्ता, यूजर निम्न दो बातों पर निर्भर करता है। निम्न दो प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा हो सकता है? एक तो हो सकता है भी मानव, इंसान, यानी कि उसका नाम हमने प्रॉपर रख दिया कंप्यूटर की भाषा में क्या? मानव कंप्यूटर इंटरेक्शन, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। जितने भी हम इंसानी जो कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं उसको कंप्यूटर की टेक्निकल भाषा में बोल दिया गया ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि यूजर दो प्रकार के हो सकते हैं। या तो हो सकता है आपका क्या? मानव। क्या हो सकता है? मानव। या हो सकता है आपकी मशीन या कोई रोबोट। या क्या हो सकते हैं आपके मशीन या रोबोट। इस शब्द के पीछे नहीं जाना, नहीं देखना। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन यानी इंटरेक्शन होता है दो चीजों का जुड़ना। इंसान और कंप्यूटर के बीच में जो लिंक आज के टाइम में उसकी बोलते हैं ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। यूजर कौन? जो या तो कोई रोबोट या मशीन हो सकता है। यूजर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कंप्यूटर अपने आप से तो कुछ चलता नहीं, इसको क्या देना पड़ेगी? कोई इनपुट देनी पड़ेगी। इनपुट में आप कोई डाटा और इंस्ट्रक्शन देंगे तभी उसकी प्रोसेसिंग करके ये यूजर को आउटपुट दे देगा। तो ये यूजर दो प्रकार का हो सकता है, या तो कोई इंसान है या कोई रोबोट या मशीन है। सर ये क्यों बता रहे हो आप? यूजर का तो पता ही है। इसके पीछे दो कारण है, दो क्वेश्चन है अपने इसके पीछे। एक तो पूछा जाता है कि यूजर कौन है, यूजर की पहचान क्या है। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर का यूजर है जो कंप्यूटर के बेसिक सा टास्क कोई परफॉर्म कर दे। एक तो ये क्वेश्चन आता है। बेसिक सा टास्क मतलब क्या है? जैसे आपके हाथ में जो है ये आज के टाइम में डिजिटल कंप्यूटर ही है। ये जो मोबाइल फोन है ये डिजिटल कंप्यूटर मिनी माइक्रो की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये जिसमें आप मेरी वीडियो को चला पा रहे हो इसका मतलब आप इसके एक यूजर हो। वीडियो को ही चला पा रहे हो आप, इससे की सहायता से किसी को कॉल कर लेते हो, ऑडियो वीडियो जो भी। इसका मतलब आप इसके एक यूजर।
मतलब मैं कंप्यूटर में बेसिक सा किसी को मेल कर दूं, एक सॉन्ग सुन लूं, या फिर मैं रम्मी खेल लूं, या फिर मैं हो सकता है कि कोई वीडियो देख लूं, तो इसका मतलब मैं कंप्यूटर का एक यूजर हूं। जरूरी नहीं है कि मेरे को कोई प्रोग्राम ही लिखना है। एक तो ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एक फुल फॉर्म आई है पेपर में, कैप्चा की फुल फॉर्म। कैप्चा की फुल फॉर्म। और कैप्चा कहाँ यूज करते हैं कि जो यूजर है वो दो कैटेगरी है, इंसान, रोबोट या मशीन। इनके बीच में डिफरेंस पैदा करने के लिए हम एक टेक्निक का यूज करते हैं जिसे हम कैप्चा बोलते हैं, जो अगले पेज में। तो कह रहे हैं उसी कैप्चा की फुल फॉर्म एग्जाम में आई है, तो इसको हमको कवर करना है। तो कह रहा है कि मनुष्य और रोबोट या मशीन के मध्य अंतर पैदा करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैप्चा का उपयोग। जैसे आज हमने कंप्यूटर की फुल फॉर्म देखी, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली या पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशनल या रिसर्च। ठीक उसी प्रकार से कैप्चा की फुल फॉर्म देख लीजिए, 3-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। सी फॉर कंप्लीटली ऑटोमेटेड, ऑटोमेटिक मतलब अपने आप से। पब्लिक, लोगों के बीच में। ट्यूरिंग टेस्ट, पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट एक प्रकार का टेस्ट है, ये सब चालित टेस्ट है जो बताता है टू टेल, क्या बताता है, क्या बताता है कि भी कंप्यूटर, रोबोट या मशीन क्या है, कंप्यूटर ही तो है। कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट, भी कंप्यूटर और ह्यूमन दोनों क्या है, अपार्ट मतलब अलग अलग है। कंप्लीटली ऑटोमेटिक पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट, कंप्लीटली पूर्णतः, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक है, पब्लिक के बीच में है, किसके लिए, ट्यूरिंग टेस्ट, क्या टेस्ट करने के लिए, क्या, कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट, कि कंप्यूटर और ह्यूमन क्या है, अलग अलग है। इसको 3-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगी। एक बार फिर से, कंप्लीटली ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक है, कंप्लीटली ऑटोमेटिक है, पब्लिक ट्यूरिंग, लोगों के बीच में एक टेस्ट है, सब चालित एक टेस्ट है। टू टेल अस, क्या बताता है, टू टेल क्या बताता है, कंप्यूटर यानी कि रोबोट या मशीन, एंड ह्यूमन यानी कि मानव जाति, दोनों क्या है, अपार्ट, दोनों अलग अलग है। एक मनुष्य और रोबोट है ना, ह्यूमन बींग्स और रोबोट या मशीन की पहचान अलग अलग करने के लिए एक टेक्निक या चुनौती प्रक्रिया से में गुजरना होता है। चुनौती प्रक्रिया यानी कि चैलेंजिंग रिस्पॉन्स टेंस से गुजरना होता है, जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि उपयोगकर्ता, उपयोगकर्ता मतलब कौन, यूजर, यूजर एक मनुष्य है, यूजर एक क्या है, मनुष्य है, ह्यूमन बीइंग्स है, या फिर कोई रोबोट या मशीन है। ये कोई पेपर में आने वाली डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इस बहाने हमें ये तो पता लग गया कैप्चा क्या है। कैप्चा क्या है, कंप्लीटली, कंप्लीटली ऑटोमेटिक, कंप्लीटली ऑटोमेटिक पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल अस, क्या बताती है, कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट, दोनों अलग अलग है। तो ये एक चैलेंज रिस्पॉन्स टेस्ट है लोगों के बीच में, क्या बताने के लिए कि ये जो यूजर है वो क्या है, ह्यूमन बीइंग्स है या आपका क्या है, रोबोट या मशीन है। फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना। कुछ बेसिक जानकारी इससे रिलेटेड, कैप्चा शब्द 2003 में आया है ना। 4 साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के नाम मैं 3-4 बार पढ़ूंगा याद ही हो जाएंगे, ट्रिक बना के बता देंगे। 4 साइंटिस्ट कौन है, लुइस बोन, मैनुअल बलम, निकोलस हुपर और जॉन बोन। लिंक बनाते हैं, कह रहे हैं कि लिंक बनाता हूं देखो, वोन लास्ट वाले सरनेम कभी नहीं बदलते, वोन बलम हुपर है ना, वोन बलम हुपर, और कौन है, जॉन, जॉन लेगफोर्ड, ये जॉन, ये शब्द देखते हैं, छोटे छोटे शब्द। कह रहे हैं कि मेरा बलमा वोन जीतना चाहता है, किसको, जॉन को, हुपर, बुरा, मेरा बलमा, कोई भी लिंक बना लेंगे, मेरा बल, ये नहीं कि मैं पहले बना के आया हूं, यहीं से बन जाएगी, 2003 में प्रयोग किया गया। बलमा वोन ऊपर जोन, हाँ ठीक है, मेरा बलमा वोन जीतना चाहता है और उसके लिए पूरी जान लगा देगा, और पूरा ऊपर, ऊपर मतलब, हाँ ऊपर मतलब सबसे ऊपर आएगा, ऐसे कर लो, ठीक है। मेरा बलमा पूरी जान, ऐसे कर लो, चाहिए मेरा बलमा पूरी जान लगा देगा जीतने के लिए, वोन मतलब जीतने के लिए, और ऊपर सबसे ऊपर आएगा। 4 साइंटिस्ट। कैप्चा मतलब कंप्लीटली ऑटोमेटिक पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल अस कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। 2003 में इस टेक्निक का यूज किया गया, जो यूजर के बीच में डिफरेंस पैदा करता है कि कोई यूज करने वाला कंप्यूटर है या कोई आपका, कंप्यूटर मतलब रोबोट या मशीन है या कोई इंसान है। 2003 में, और 4 साइंटिस्ट कौन कौन से, मेरा बलमा बलम, निकोलस मैनुअल बलम पूरी जान लगा देगा मतलब जॉन लेगफोर्ड, क्या करने के लिए, लुइस वोन जीतने के लिए, और निकोलस ऊपर सबसे ऊपर आएगा। ये साइन हो सकता है जीके में पूछे जाए। जॉन वोन मेरा जो जॉन है वो, मेरा बलमा बलम पूरी जान लगा देगा, जॉन क्या करने के लिए, वोन जीतने के लिए, और क्या आएगा सबसे ऊपर, ऊपर। ठीक है, कह रहे कि इसका वर्जन 1.0 1997 में लॉन्च कर दिया गया था, परंतु वास्तविक रूप से ये 2003 में प्रयोग होने लग गया। ये बात हमने पहले देखी। वर्तमान में
ये भी फुल फॉर्म आई हुई है पेपर में। वर्तमान में कैप्चा को और अधिक स्ट्रोंग बनाने के लिए हम रीकैप्चा और रीकैप्चा की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? रिवर्स कैप्चा। रीकैप्चा मतलब रिवर्स कैप्चा और एनकैप्चा यानी कि न्यू कैप्चा का प्रयोग करते हैं। यानी कि स्ट्रोंग कैप्चा कौन कौन से हैं? रीकैप्चा और अनकैप्चा। री मतलब रिवर्स, एन मतलब न्यू कैप्चा का प्रयोग करते हैं। और मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाले कैप्चा कौन कौन से हैं जो आप जब भी कभी देखते हो? टेक्स्ट रिकॉग्नाइज्ड, टेक्स्ट को पहचानने के लिए, है ना? और कौन सा है? ऑडियो रिकॉग्नाइज्ड, कोई आवाज पहचानने के लिए, और इमेज बेस्ड। ये कैप्चा आप देखते हो। टेक्स्ट में आपके क्या हो सकते हैं? आपके अल्फाबेट नंबर हो सकते हैं, है ना? ऑडियो कोई आवाज पहचानने के लिए भी, किसकी आवाज है? इंसान की है, कोई चिड़िया की है, कोई पक्षी की है, कोई जानवर की है। और इमेज बेस्ड कि साइकिल पहचानो, मोटरसाइकिल पहचानो, और ये ठीक है। कैप्चा क्लियर हुआ? कैप्चा के एक बार फिर से, क्योंकि जो टॉपिक ऐसा नहीं कि जाने दीजिए, कवर करना है तो करना ही है यार। ठान लिया है तो फिर पीछे क्या हटना है? कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन रिसर्च। कंप्यूटर की कैप्चा की फुल फॉर्म में हमने देखा कंप्लीटली ऑटोमेटिक पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट। इसके लिए टू टेल अस, क्या बताता है? कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। सबसे पहले इसको हमने देखा कि भाई 2003 में इसका यूज हुआ, वर्जन आ गया था 1997 2003 में। चार साइंटिस्ट, कौन कौन सा, क्या कहेंगे? मेरा बलमा, कौन सा है? मेरा बलमा बोन जीतना चाहता है। जॉन मतलब जॉन है वो, जीतना चाहता है जॉन, मेरा बलमा जॉन जीत जान लगा देगा बोन जीतने के लिए, और सबसे ऊपर आएगा ऊपर। ये हमने लिंक बना दिया। सबसे स्ट्रॉन्ग कैप्चा, रिवर्स कैप्चा और अनकैप्चा, और ये कुछ मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैप्चा। क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाए। अब यहां से करेंगे हम कल कि इनपुट क्या है आपका? आईपीओ इनपुट, प्रोसेस आउटपुट। इनपुट क्या है? इनपुट में डाटा, और आपके जब आप देखोगे ना, डाटा और इंस्ट्रक्शन दो प्रकार की इनपुट हो जाएगी, है ना? डाटा किस प्रकार से कैसे यूज करता है, आपकी इंस्ट्रक्शन कैसा होता है, प्रोसेसिंग के अंदर क्या होगा, आउटपुट क्या होगी, आपकी कंप्यूटर की विशेषता क्या है। कंप्यूटर की विशेषता में ये कुछ आप शब्द देखोगे। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि कंप्यूटर की लिमिटेशन क्या है, कमियां क्या है, और फिर कंप्यूटर की एप्लीकेशन। और फिर हम कह देंगे कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पहला चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस में आपको साथ साथ करने के लिए आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लास कैसी थी? आपका कमेंट हमें प्रेरित करेगा कि आगे कितनी मेहनत कर। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मेहनत कीजिए, साथ साथ लगे रहिए। ये जो आपका 1 घंटा मैंने दिया है, अगर ये 10 नंबर का आएगा तो 10 को अचीव करेंगे, 15 का आएगा तो 15 का, और किसी एग्जाम में अगर 50 नंबर का भी आता है तो उस 50 नंबर के टारगेट को हम अचीव करेंगे। ये 1 घंटा आपका वेस्ट नहीं है, इन्वेस्ट है। इसको मैं सूद समेत आपको वापस लौटा दूंगा। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे ऐप पे जाके नॉमिनल सा चार्ज करके आप परचेज कर सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।